इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास साइंस में जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें केमिस्ट्री का अध्याय 3 है, जिसमें हमें धातु और धातु पढ़ना है। उससे जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, समझिए कि आज के सेशन से आप लोग को 100% गारंटी है कि समझिए कि जो भी क्वेश्चन रहेगा सेम यही क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि हम 10 क्वेश्चन इसमें देखेंगे और जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी, आपके क्वेश्चन बैंक और जो मॉडल पेपर है उसके बेस पर आधारित है। तो चलिए, इससे पहले हम लोग एक पार्ट और 2 पार्ट ये हम लोग कर लिए हैं, यानी आप प्ले लिस्ट में जाकर जो बिहार बोर्ड 10th क्लास क्रैश कोर्स 2025 वाला है उसमें आप जाकर देख सकते हैं, सभी क्लास अवेलेबल है। और उसके बाद आज के सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, केमिस्ट्री का जो अध्याय 3 है धातु और अधातु, इससे किस किस टाइप के जो क्वेश्चन इस साल पूछे जाएंगे आप लोग चलिए ध्यान से देखिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीका बताइए। ठीक है, यानी लोहे को जंग से बचने के लिए क्या 2 तरीका हो सकता है, उसका सिंपल उदाहरण दे देना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको पेंट कर सकते हैं। इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके। अब डैश देकर क्या लिखेंगे, पहला है पेंटिंग, यानी जंग से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर पेंट किया जाता है। यानी जो भी लोहे की वस्तु है उसको जंग यानी मोर्चा से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उस पर पेंट कर देते हैं। क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, जिससे जो लोहा का परत होता है वो ढक जाता है और ऊपर क्या होता है, ऊपर उसका पेंट किया हुआ भाग दिखाई देता है। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा हम क्या लिखेंगे, जिंक लेपन। ठीक है, यानी जो भी लोहे की वस्तुएं हैं उस पर क्या किया जाता है, जिंक का परत चढ़ाया जाता है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, जंग से बचने के लिए लोहा की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस तरह से जब 2 तरीका पूछेगा तो हम आसानी से 2 तरीका लिख लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि निम्न पदों की परिभाषा दीजिए, यानी जो भी इसमें 1 2 3, पहला क्या है खनिज, दूसरा अयस्क और तीसरा गैंग, तीनों को क्या करना है, परिभाषित करना है, यानी परिभाषा देना है। तो सबसे पहले देखिए 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में खनिज पूछा गया है। खनिज क्या है, तो सिंपल हम उत्तर लिखेंगे और 1 नंबर में खनिज लिखकर डैश देंगे। और ये खनिज क्या है, तो पृथ्वी की भूपर्पटीय भाग में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी पृथ्वी के जो भूपर्पटीय वाला भाग है उसमें प्राकृतिक रूप से जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, पदार्थ यानी वो तत्व और यौगिक के रूप में हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। यहाँ पे देखिए खनिज में उदाहरण छूट गया है, तो आप लोग सोना लिख सकते हैं, चांदी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इत्यादि आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा अयस्क को परिभाषित करना है। क्या है, अयस्क। यहाँ पे देखिए, तो अयस्क को हम क्या करेंगे, पहले अयस्क लिखकर डैश देंगे। उसके बाद इसमें क्या होगा कि वैसे खनिज पदार्थ जो कम खर्च एवं अधिक मात्रा में आसानी से प्राप्त हो उसे खनिज को हम क्या बोलते हैं, अयस्क कहते हैं। यानी जो अयस्क है वो खनिज ही है, जो अयस्क है वही क्या है, खनिज है। लेकिन अयस्क और खनिज में यही अंतर है कि ये जो अयस्क होता है ये आसानी से, ठीक है, और कम खर्च में प्राप्त होता है, और वो अधिक मात्रा में, पहले का बात क्या है, कम खर्च, ये कम खर्च में प्राप्त होगा, अधिक मात्रा में भी होगा और आसानी से भी होगा। इसी कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयस्क। यानी वैसे खनिज, इसको हम परिभाषित करेंगे कि वैसे खनिज पदार्थ जो कम खर्च अधिक मात्रा में आसानी से प्राप्त हो उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। उदाहरण में बॉक्साइड, हेमाटाइट इत्यादि इसमें भी लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन थे, इसमें अभी तीसरा भी बाकी है, क्या चीज, गैंग। इसमें क्या है, देखिए गैंग बताना है। तो जो भी हम लोग भूपर्पट्टी वाली भाग से खनिज निकालेंगे या अयस्क निकालेंगे, तो उसमें अशुद्धि के रूप में जो भी कंकड़ हो गया, बालू हो गया, मिट्टी हो गया इत्यादि, जो भी चीज उसमें अशुद्धि के रूप में मिलता है उसको हम गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग। जैसे मान लीजिए समाज में उपद्रवियों जैसे गुंडे मवाली लोग होते हैं, एक तरह से अपना गैंग बनाकर चलते हैं, तो भी क्या है, उस समाज में समझिए कि अशुद्धि के रूप में है। उसी तरह हमसे धातु जो खनिज होते हैं, अयस्क होते हैं, उसमें भी अशुद्धि के रूप में क्या मिलेगा आपको, उसमें मिल सकता है मिट्टी, कंकड़, मिट्टी है, कंकड़ है, बालू या जिसको हम रेत भी बोलते हैं इत्यादि, जो पाए जाते हैं जो अउपयोगी होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। चलिए इसके बाद देखिए,
इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 है कि सोडियम को किरोसिन में डुबो कर क्यों रखा जाता है। जो सोडियम होता है, सोडियम धातु, उसको किरोसिन का मतलब क्या है, मिट्टी का तेल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मिट्टी का तेल, ठीक है। तो मिट्टी के तेल में उसको डुबो कर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम जो धातु होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। उस अधिक क्रियाशीलता के कारण उसको अगर हम खुले वातावरण में छोड़ दें, यानी वायु के संपर्क में यदि छोड़ दें, तो उसमें स्वतः आग पकड़ लेता है। यानी इसे मान लिया आप खुले कहीं छोड़ दे रहे हो उसको, तो अपने आप आग पकड़ लेगा। इसी कारण से उसको क्या किया जाता है कि उसको मिट्टी के तेल में डुबो दिया जाता है। तो मिट्टी के तेल में डुबो देने से क्या होता है कि उसमें स्वतः आग नहीं पकड़ता है। तो उसको हम लिखेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए। क्या लिखेंगे कि जब सोडियम, हवा, हवा मतलब क्या, तो हवा का मतलब ऑक्सीजन या नमी की मात्रा, ठीक है। हवा में ऑक्सीजन और नमी दोनों क्या मिश्रित रहता है, मिला हुआ रहता है। तो क्या लिखेंगे, जब सोडियम हवा के संपर्क में आती है तो वे आग पकड़ लेती, क्या होती है, आग पकड़ लेती है। इसलिए उन्हें अनजाने में लगी आग से होने वाली नुकसान से बचने के लिए मिट्टी के तेल में उसको डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि मिट्टी के तेल में उसको हम रखेंगे तो उसमें अभिक्रिया नहीं होगा, किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए उसमें स्वतः आग नहीं पकड़ेगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन 4 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन है आघातवर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अर्थ कहा गया है, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि परिभाषित कीजिए कि आघातवर्ध का अर्थ क्या है या तन्य का अर्थ क्या है, या भी लिख सकते हैं कि आघातवर्ध किसे कहते हैं, या तन्य या तन्यता भी इसको बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको तन्यता भी बोलते हैं। और ये किसके लिए है, ये है धातुओं के लिए। किसके लिए, धातुओं के लिए है। देखिए 1 नंबर लिखकर हम क्या लिखेंगे, आघातवर्ध्य। तो देखिए धातुओं का वह गुण जिसके कारण इसको और छोटा कर ले। चलिए, धातुओं का वह गुण जिसके कारण हथौड़े से पीट कर, ठीक है, यानी पीट कर उन्हें चादर के रूप में बदला जा सके, आघातवर्ध कहलाता है। यानी जैसे मान लीजिए आप कोई लोहा के टुकड़ा लिए, लोहार के पास लेकर गए, तो उनका काम क्या है, उसको पहले हीट करेंगे, खूब गर्म करेंगे, उसके बाद हथौड़ा से आप जो भी कहिएगा बना के दे देंगे। आप छुरी कहिए या कोई और तलवार कहिए या हंसुआ कहिए या खुरपी कहिए, जो भी कहिए वो क्या करेंगे, बना कर दे देंगे। तो क्या करते हैं, पहले उसको हीट करेंगे, उसके बाद हीट करने के बाद हथौड़ा से उसको पीटते हैं, उसके बाद आकार देते हैं। तो जो भी धातु है उसको पीट पीट कर हम चादर के रूप में उसको क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं, उसको चादर का आकार दे सकते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इसी क्रिया को हम बोलते हैं आघातवर्ध्य या आघातवर्ध्यता। जैसे सोना को सोनार जो भी कहिएगा उसका आकार बनाकर दे देंगे आपको। सोना चांदी जो आभूषण बनाने के काम आता है, ठीक है। एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या है, ये सब धातुएं हैं जिसको हम पीट पीट कर पतली चादर का रूप दे सकते हैं। इसके बाद दूसरा देखिए, तन्य या तन्यता भी इसको बोलते हैं, तन्य या तन्यता भी बोलते हैं। और ये जो भी क्वेश्चन है समझिए कि काफी महत्वपूर्ण है। इसके बिना समझिए कि आप अगर किसी भी विद्यार्थी से, अपने दोस्तों से या किसी भी शिक्षक से पूछ लीजिए कि ये क्वेश्चन याद करना चाहिए कि नहीं, याद करना चाहिएगा। आप उठा के देखिए, अगर आप किसी ट्यूशन कोचिंग में पढ़ते होंगे तो उसमें भी जाके देखिए, सर उस पर जरूर लिखाए होंगे VVI या नहीं तो BM जरूर लिखवाए होंगे। चलिए इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या है, तन्य। तो इसका अर्थ है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनको तार के रूप में बनाया जा सके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चादर के रूप में सजाना है, चादर के रूप में, और इसमें है कि पतले तार के रूप दे देना, पतले तार के रूप में सजाना। ये क्या कहलाता है, ये धातुओं का तन्यता का गुण है या तन्य का गुण है, ठीक है। यानी देखिए, जो भी हम लोग तार देखते हैं, जो भी हम लोग तार यूज करते हैं अपने घरों में या किसी भी डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम लोग जो तार का यूज करते हैं वो नहीं तो कॉपर का बना रहेगा, नहीं तो एल्युमिनियम का बना रहता है, ठीक है। तो क्या है, वो सभी धातु है, क्या है, धातु है। तो इसमें जैसे हम क्या लिखेंगे, सोना चांदी एल्युमिनियम, ठीक है, ये सभी क्या है, धातु है। और इसका ये तन्यता का गुण है जिसके कारण इसको हम पतले तार के रूप में सजा लेते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जो 1 नंबर में है, कमरे के ताप पर द्रव होती है। ध्यान दीजिए, आप लोग काफी मेहनत किए हैं इस पर। हम समझिए कि कम से कम 3 नंबर इस चैप्टर से, समझिए कि कम से कम इस क्लास से 3 नंबर फिक्स है, जरूर रहेगा, कम से कम रहेगा तो।
ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर, ठीक है। क्योंकि समझिए कि जो भी क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए और अपने मॉडल पर उठाकर देख लीजिए, निश्चित है कि उसमें मिलेगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि कमरे के ताप पर द्रव होती है। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है ज्यादातर, ये वाला इसमें 4 क्वेश्चन होगा और ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो ये क्या है, पारा है। क्या है, पारा। इसमें देखिए धातु कहा गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, धातु कहा है, धातु। अगर इसमें अधातु कहा था तो ये ब्रोमीन होता, ब्रोमीन, ठीक है। लेकिन धातु कह रहा था क्या होगा, पारा। यानी कमरे के ताप पर ये किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। चलिए इसके बाद दूसरा, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से काटना है और आसानी से, बिल्कुल आसानी से पकड़े चपटे काट दिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोडियम, लेकिन 2 गो इसके अलावा और होता है, उसके लिए हम ट्रिक बताए हैं, नकली। इस नकली में 3 गो तत्व छुपा हुआ है। पहला तो सोडियम हो गया, Na से क्या होता है, Na किसका, सोडियम का संकेत है ये Na। और से होता है पोटेशियम, किससे होता है, पोटेशियम। और Li से होता है लिथियम। क्या होता है, लिथियम। तो अगर सोडियम ऑप्शन में है तो सोडियम लगाएंगे, अगर तीनों है तो चौथा ऑप्शन क्या होगा, इनमें से सभी। तो उसमें हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। तो फिलहाल हमें याद रखना है कि इसमें क्या होगा, सोडियम होगा। अगर सोडियम नहीं दे रहा है तो इन दोनों में से कोई एक दे सकता है, या तीनों देगा तो चौथा ऑप्शन क्या बनेगा, इनमें से सभी। आप लोग याद रखिएगा इस ट्रिक को, नकली को। चलिए इसके बाद पांचवा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरा नंबर क्या है, कहना कि उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक, जिसमें उष्मा का क्या हो, प्रवाह हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, चांदी। चांदी इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 5 का 4 नंबर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा, उष्मा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे उष्मा रहेगा। उष्मा की कुचालक होती है, उष्मा की कुचालक। ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा शीशा, लेड। क्या हो जाएगा, शीशा हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, ध्वनिक जिसको सोनोरस भी कहा जाता है। ध्वनिक जिसका एक और नाम क्या है, सोनोरस है, किसे कहते हैं, सोनोरस या ध्वनिक किसे कहते हैं। जो भी धातु के पदार्थ बने होते हैं उसको अगर किसी वस्तु से हम उस पर मारेंगे तो उसमें से आवाज निकलता है, टन टन की आवाज निकलेगा। जैसे आप लोग का स्कूल में जो घंटी है या कोचिंग ट्यूशन जो भी जिसमें घंटी रहता है, या मंदिर का जो भी घंटी है वो धातु का बना रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हिलाते हैं तो क्या आवाज उत्पन्न होता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, कुछ धातु किसी कठोर सतह से टकराकर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि मतलब क्या, तो आवाज उत्पन्न करती है, जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। धातुई ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार की धातुएं ध्वनिक या सोनोरस कहलाती है। ध्वनिक या सोनोरस कहलाती हैं। जैसे में क्या होगा, लोहा, तांबा, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब इनके गुण को हम क्या बोलते हैं, जो इसमें से ध्वनि जो निकलती है उसको ध्वनिक या सोनोरस बोलते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि गैल्वेनीकरण क्या है या किसे कहते हैं। गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं, आंसर देखिए क्या बनेगा, लोहे की बड़ी वस्तुओं को पिघले हुए जिंक में डुबो देने से या विद्युत विधि द्वारा लोहे पर एक बारीक जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैल्वेनीकरण कहलाती है। सिंपल, जो भी लोहे की वस्तुएं हैं उसको जंग से बचाने के लिए अगर इस पर हम क्या करें, विद्युत विधि से, ठीक है, उसके ऊपर अगर हम जिंक की परत चढ़ाएं ताकि वो जंग से बच जाए, सुरक्षित रहे, तो उसको जो हम परत उस पर जो चढ़ाएंगे जिंक की परत, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैल्वेनीकरण कहलाती है, ठीक है। सिंपल इसमें बोल सकते हैं कि जब किसी लोहे की बनी वस्तु को या लोहे की वस्तुओं के ऊपर विद्युत विधि से या किसी भी विधि से जब उस पर हम जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाल देना है, डुबो देना है। तो सबसे पहले ये क्या होगा, एक रिएक्शन होगा, अभिक्रिया होगा। उस अभिक्रिया को क्या करना है, लिखना है। हम क्या लिखेंगे, देखिए
चूंकि जो जिंक होता है लोहा की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई भी अगर बलवान है, बहादुर है, नहीं, अगर क्या है बलवान है तो किसी कमजोर व्यक्ति को क्या करेगा, उसके पद से हटा सकता है, इन सिंपल कहे तो उसको मार के हटा सकता है, नहीं। तो वही बात इसमें भी है कि जब जिंक ज्यादा क्रियाशील है तो लोहा को क्या करेगा, उसके जो यौगिक है यानी आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट से उसको हटा देगा, उसको भगा देगा और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। जैसे यहाँ पे देखिए Zn प्लस में क्या है FeSO4, यानी इस ये क्या है FeSO4 यानी जिसको हम क्या बोलते हैं आयरन सल्फेट, इस F यानी लोहा को, ये लोहा को क्या करेगा जिंक हटा देगा और खुद इसका स्थान ले लेगा। ठीक है, Fe के जगह पर क्या हो गया Zn, और Zn को इधर भगा दिया है, ये अकेले इधर बेचारा तड़प रहा है। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिए क्योंकि बोलेंगे क्योंकि जिंक जो है Fe यानी लोहा से ज्यादा क्रियाशील है, क्या है ज्यादा क्रियाशील है या क्रियाशील होता है, जिसके कारण जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से जिंक आयरन सल्फेट से आयरन को विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देने का मतलब क्या, उसको हटा देता है। आप ये भी सिंपल में लिख सकते हैं, उसको हटा देता है और क्या बनाता है जिंक सल्फेट बनाता है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये जिंक सल्फेट है और ये लोहा को अलग कर दिया है, Fe क्या है अलग है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है एक विस्थापन अभिक्रिया भी है, क्या है एक विस्थापन अभिक्रिया भी है। यहाँ ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो क्या है एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो इस तरह से हम परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद ये जो अभिक्रिया है इसको जरूर लिखेंगे, नहीं तो आपका नंबर समझिए कि कुछ ना कुछ जरूर कट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से आंसर लिख लेंगे। चलिए इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सी धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं और क्यों। कौन सी जो वस्तुएं हैं जो आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं और क्यों नहीं होती है, तो उसका कारण क्या है। देखिए कोई भी वस्तु है वो संक्षारित कब होगी, तो जब भी वो हवा और नमी के संपर्क में जब वस्तु आती है तभी उसमें संक्षारण की क्रिया होती है। यानी संक्षारण मतलब क्या, तो जंग लगने की क्रिया होती है, उसमें जंग लगता है और वो वस्तु धीरे धीरे खराब होने लगता है, नष्ट होने लगता है। देखिए ये सोना जो है और चांदी ये आसानी से संक्षारित नहीं होते हैं क्योंकि ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अब ध्यान दीजिए यानी संक्षारित नहीं होते हैं क्योंकि इन धातुओं की सक्रियता बहुत कम होती है, ये अधिक क्रियाशील नहीं होते हैं, जिसके कारण वायु और नमी के सीधे संपर्क में रहते हुए भी ये जल्दी संक्षारित नहीं होते हैं। और इसी गुण के कारण जो है इन सोना चांदी से क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। ये भी एक गुण है जिसके कारण इसका आभूषण बनता है। और ये क्या होते हैं काफी समझिए कि अन्य धातु की तुलना में मुलायम भी होते हैं। चलिए इसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दें। परिभाषा भी बताना है और 2 उदाहरण भी बताना है। तो चलिए ध्यान दीजिए हम क्या लिखेंगे, पहले तो मिश्र धातु का परिभाषा देंगे। तो देखिए यह 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा अधातुओं का समांगी मिश्रण है। ये 2 एक नहीं 2 धातु हो सकते हैं या 2 अधातु हो सकते हैं या एक धातु एक अधातु ये भी हो सकते हैं। इन दोनों के समांगी मिश्रण यानी एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिल जाना चाहिए, एक दूसरे में घुल मिल जाना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं समांगी मिश्रण बोलते हैं। समांगी मिश्रण समझने के लिए एक और आप उदाहरण समझिए। जैसे मान लीजिए दूध और हम पानी को मिलाते हैं, नहीं अगर पानी की मात्रा दूध से क्या है हल्का फुल्का कम है तो इसको मिलाएंगे तो पता नहीं चलता है कि इसमें पानी है कि नहीं, तो वो क्या है एक समांगी मिश्रण है। अगर वही मान लीजिए हम कोई इसमें कंकड़ बालू मिट्टी मिला दें तो क्या हो जाएगा, तो वैसे अलग से ही दिखाई देगा, है कि नहीं। यानी एक दूसरे से जब पूर्ण रूप से घुल जाते हैं तो उसको समांगी मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। उदाहरण में देख सकते हैं तो देखिए ये जो पीतल है, जैसे में पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। फिर यहाँ पे देखिए ये जो कांसा होता है ये तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये सोडियम अम्लगम, ये क्या है सोडियम है और Hg यानी मरकरी, ठीक है मरकरी का क्या है समांगी मिश्रण है। उसके बाद ये जो टीन अम्लगम है ये क्या है, ये टीन और किसका Hg यानी मरकरी का मिश्रण है। तो इस तरह से हम 10 क्वेश्चन देखें।